बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरफराज डोगर एक ही बेंच में। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सरप्राइज़ आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नई तफसीलात सामने आई हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक तो क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, अब जानते हैं कि सैलाब की सूरत हाल है और इस्लामाबाद में भी आज बारिश हुई है, पंजाब में भी अगले 2 दिन तूफ़ानी बारिशों का बता रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों की और तमाम मुसलमानों और इंसानियत की हिफाजत फरमाए। अब हुआ ये कि वहाँ पर चूँकि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का वो हल्का है बुनीर और वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी हक़ अदा किया है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डीजी हैं रेस्क्यू 1112, उन्होंने पंजाब हुकूमत से ये गुजारिश की है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केपी हुकूमत के तर्जमान हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर यह बात की कि वफाक ने और सूबा पंजाब ने इमदाद की बात ज़रूर की है लेकिन हमें अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। डीजी रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब हुकूमत को कहा है कि आप हमारे बड़े भाई हैं। हम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ था तो आपने 1112 की गाड़ियाँ पकड़ ली थी, आज तक वो आपके थानों में खड़ी ख़राब हो रही हैं, आप हमें हमारी गाड़ियाँ वापस कर दें। अगर आपको इमदाद करना चाहते हैं, यहाँ सैलाब की सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, आप हमें हमारी गाड़ियाँ वापस कर दें ताकि हम उनको सैलाब के मामलात में जो बहाली के लिए या कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। आप अगर कोई मेहरबानी करना चाहते हैं तो हमें हमारी गाड़ियाँ ही वापस दे दें। ये केपी हुकूमत के डीजी जो रेस्क्यू 1112 हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत से कहा है कि अगर आपको भला चाहते हैं ना, या आपको बात ऐसी है कि आप केपी के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमें कोई आपसे और इमदाद नहीं चाहिए, हमें हमारा हक़ दे दें और आप वो जो गाड़ियाँ हैं वो वापस दे दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जो नुकसान हुआ है, जो इंसानी जानों का नुकसान है वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है वो 100% केपी हुकूमत पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हम घर बना के देंगे, बस्तियाँ बसा कर देंगे, वादा करता हूँ जिसका जितना नुकसान हुआ है वो हुकूमत पूरा करेगी। सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब से होने वाले शहरियों के माली नुकसान का इजारा करेंगे, सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करके देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मुकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। बरस से कई सालों से लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। DA खान में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मिसाली ऑपरेशन हुआ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तजावुज़ात आज से नहीं हैं, ये कई सदियों से हैं, कई डेकेड्स से हैं, कई दिहाइयों से हैं और वक्त के साथ साथ नदी नालों की सफाई नहीं की गई। जब पानी को जगह नहीं मिलती तो वो बाहर निकल कर ज़्यादा नुकसान करता है। बोनीर में बीचों बीच ऐसी मार्केट थी जिसको हटाना, जिसके बारे में वो कहते हैं कि जब मैं बोनीर गया वहाँ हर आदमी की यही एक आवाज़ थी कि ये मार्केट ना होती पानी के रास्ते में तो इतना नुकसान नहीं होना था। कहते हैं जब हम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हमने शुरू किया तो अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से बोनीर की वो मार्केट ना गिराई गई जो आज तबाही का बायस बनी है। कहते हैं अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया, अगर बोनीर में वो मार्केट हटा दी जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। वज़ीर आला ने कहा कि तजावुज़ात कायम करके क्या आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं? कब्ज़ों से गुरेज करें। जब वार्निंग देते हैं कि आप यहाँ से हट जाओ तो वक्त पर नहीं हटते, अदालत चले जाते हैं। जिन्होंने तजावुज़ात कायम किए हैं उन्हें सज़ाएँ भी देंगे, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं। ये भी हो सकता है कि तजावुज़ात ना भी हों, तब भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है। उन्होंने कहा कि हर महकमे ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, मुतासरा इलाकों में डॉक्टर भी पहुँचाए, इमदाद भी पहुँचाई, सरकारी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात का भी अजाला करना है। सबसे पहले आवाम का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वफाकी हुकूमत हमारे लिए कुछ करके एहसान नहीं करेगी, ये वफाक की ज़िम्मेदारी है। मुझसे वफाक और तमाम सूबाई हुकूमतों ने राब्ता ज़रूर किया है और ताउन का यकीन दिलाया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि जी ताउन किया जाएगा, लेकिन सिर्फ जो असल चीज़ है वो ये है कि अवामे जो खैबर पख्तूनख्वा है हम उनके लिए अपनी जो भरपूर कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे और हर सूरत हम जो अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वाज़ह तौर पर उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपी हुकूमत है वो अपने लोगों के साथ खड़ी है, जुड़ी है और पूरी जो केपी हुकूमत के सूबाई वज़रा हैं, MPAs हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो सारी की सारी उन इलाकों में मौजूद है जहाँ जहाँ इमदाद की ज़रूरत है वहाँ इमदाद पहुँचाई जा रही है, जहाँ मसाइल हैं
وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ جو افسوسناک واقعہ کل ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے جو ضلعی امیر ہیں ان کے بیٹے نے اپنے ہی والد والدہ اور فیملی کے اوپر حملہ کیا، اس میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی کفایت اللہ اور اس کی بیوی وہ زخمی ہے، جبکہ ایک بیٹی بھی زخمی ہے، ایک بھائی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی قتل ہو چکے ہیں۔ آج رپورٹس یہ ہیں کہ جو دوسری ان کی بیٹی زخمی تھی وہ بھی اب ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اب وہ جو قاتل ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ قاتل نے اپنی 2 بہنوں کو قتل کیا ہے، ایک بھائی کو قتل کیا ہے، والد بھی زخمی ہے اور والدہ بھی زخمی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ ایک بڑے مذہبی گھرانے میں پیش آیا جس میں والد کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، والدہ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا اور ان کے جو ہے وہ بھائی کو اور 2 بہنوں کو قتل کر دیا۔ ابھی تک جو خبریں ہیں وہ صرف اتنی ہیں کہ جی وہاں پر جو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھے یا نشہ کرتے تھے اور اس وجہ سے یہ سارے کی ساری جو ہے افسوسناک واقعہ ہوا جس میں نشے میں انہوں نے اپنے گھر کے اوپر حملہ کیا اور اپنے گھر پر حملہ کر کے اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ اچھا، ایک قسمت خان سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کچھ تفصیلات دی ہیں۔ جب بات کی جاتی ہے عوام کی اور جب خیبر پختونخوا کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قسمت خان نے ڈان نیوز پیپر کی ایک سٹوری چھاپی ہے اور اس سٹوری کے مطابق کے پی کا جو خیبر پختونخوا پانی سے سب سے زیادہ بجلی بنانے والا صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا پانی سے سب سے زیادہ بجلی بنانے والا صوبہ ہونے کے باوجود اپنے اربوں روپے کے منافع سے محروم ہے، لیکن شہباز حکومت کی پنجاب حکومت پر نوازشات جاری ہیں۔ جو سب سے زیادہ بجلی بنا کے وفاق کو دیتا ہے اس کو نصف رقم دی گئی ہے، خیبر پختونخوا کو نصف رقم دی گئی ہے، پنجاب کو ڈبل رقم دی گئی ہے جو اس اتنے لیول پہ یا ویسے بجلی پانی سے نہیں بناتا۔ کہتے ہیں قسمت خان کہتے ہیں ڈان نیوز پیپر کی سٹوری شائع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بجلی بنانے والے صوبہ ہونے کے باوجود اپنے اربوں کے منافع سے محروم ہے، پنجاب پر نوازشات ہیں۔ ڈان نیوز پیپر رپورٹ کے مطابق وفاق نے پانی سے پیدا کردہ بجلی کی مد میں خیبر پختونخوا کو پنجاب سے بھی نصف رقم دی ہے۔ پانی سے بجلی خیبر پختونخوا زیادہ بناتا ہے لیکن وفاق نے جو منافع ہے وہ نصف دیا ہے خیبر پختونخوا کو۔ سب سے زیادہ بجلی بنانے والے کے پی کو اس میں 33 ارب دیے ہیں، جبکہ پنجاب کو 65.8 ارب روپے دیے ہیں۔ جو کم بجلی بناتا ہے اس کو ڈبل منافع دیا ہے، جو زیادہ بجلی بناتا ہے اس کو ہاف منافع دیا ہے۔ یہ ایک ہمارا جو نظام ہے اس کی منافقت ہے، اور وہی بات کی ہے علی امین گنڈا پور نے کہ آپ ہمیں ہمارا حق دیں، ہمیں آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ خیبر پختونخوا صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہے، تو ہم خود مختار ہیں لیکن ہمیں ہمارا حق دیا جائے جو آئینی اور قانونی حق بنتا ہے۔ اچھا، آج جو کالم لکھا گیا تھا سہیل وڑائچ کی جانب سے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو سہیل وڑائچ کا کالم ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھٹو کے ساتھ بھی یہ ہو گیا تھا، تو اگر عمران خان نے بھی جو معاملات کو مصالحت نہ کی تو عمران خان کا بھی مستقبل ایسے ہی ہوگا جیسے بھٹو کا ہوا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں سینیٹر مشتاق احمد جو سابق سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، وہ کہتے ہیں یہ کھلی قتل کی دھمکیاں ہیں، یہ سیاسی عدالتی قتل کے ڈراوے ہیں۔ ایک مقبول سیاسی رہنما کو 2 سال قید میں رکھ کے مقاصد حاصل نہ ہونے پر پھر میڈیا کے ذریعے کھلے عام اس طرح کی دھمکیاں دینا افسوسناک اور شرمناک ہے۔ عدالتیں اگرچہ کینگرو کورٹس بن گئی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اپنے بانی لیڈر کو ملنے والی یہ دھمکیاں عدالتوں کے نوٹس میں لانا چاہیے۔ اقبال اور قائد کے پاکستان میں اختلافی سیاست جرم بن گیا ہے۔ یہ جو سینیٹر ہیں سابق مشتاق، ان کی جانب سے جو تفصیلات دی گئی ہیں۔ اچھا، آج میں نے آپ کو بتایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے معزز جو سابق ججز ہیں ان کے انتقال پر جنازوں، اب جو سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا جنازہ، اس کی تدفین، قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے کے حوالے سے ایک پالیسی جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ سپریم کورٹ کے فوکل پرسن عدالت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس ریٹائرڈ جج کی وفات کے بعد اس کی تدفین کے انتظامات بھی کریں گے۔ چیف جسٹس اور ججز کی جانب سے انتقال کرنے والے جج کے قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی جائے گی، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سابق ججز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ
टैक्स के पैसों से ये सारा कुछ किया जाएगा। ये कुछ नई पॉलिसीज़ हैं जिनको अब पब्लिश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्टूबर 2024 से 12 अगस्त 2025 तक के तमाम सर्कुलर्स और अहकामात पब्लिक कर दिए गए हैं, जो वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बता रहा हूँ। ये याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद से लेके अगस्त तक जितने भी कोई सर्कुलर जारी किए गए हैं, जो अहकामात जारी किए गए हैं, वो तमाम के तमाम पब्लिक कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ये अब कबल अज़ वक्त समाअत की नई पॉलिसी 22 फरवरी 2025 से नाफिज हो गई, जिसके तहत ज़मानत, फैमिली और इंतखाबी मामलात को तरजीह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि एक तो गाड़ियों का तो मैंने आपको बता दिया था, इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट इमारतों और गेस्ट हाउस की मुरम्मत पर 5 लाख रुपए तक के कामों की सिफारिश का इख्तियार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 19 मई 2025 को फैसले अपलोड करने की पॉलिसी बदल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अब अक़लियती फ़ैसला भी अक्सरियती फ़ैसले के साथ वेबसाइट पर शाया किया जाएगा, लेकिन रिज़र्व सीट्स वाला जो फ़ैसला है, जो आयशा मलिक और अकील अब्बासी का फ़ैसला था, वो आज तक नहीं पब्लिश हुआ। और ये पॉलिसी भी उसी मकसद के लिए बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट 22 मई 2025 हुक्मनामे में यूनिवर्सिटियों के वफूद के लिए नए कवायद नाफिज किए गए। नए कवायद सिर्फ फ़ाइनल या दूसरे आखिरी साल के तलबा को इजाज़त होगी, यानी अगर कोई LLB का स्टूडेंट है तो वो अगर 5वें साल के स्टूडेंट्स होंगे या चौथे साल के, पहले, दूसरे, तीसरे साल वाले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा वफद को। सुप्रीम कोर्ट के 7 जुलाई 2025 हुक्मनामे में नए SOPs जारी किए गए हैं। प्रोटोकॉल अमले को 24/7 दस्तयाब रहने और चौकसी के साथ काम करने की हदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट जजेस को मेडिकल क्लिनिक्स और क्लबों की रुकनीत हासिल करने में मदद दी जाएगी। जजेस और उनके ख़ानदान के लिए सफ़र, रिहाइश, नकलो हमल के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। नए SOPs के तहत जजेस को ज़रूरी दस्तावेजी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। जजेस के नादरा पासपोर्ट और CDA से मुतल्लिक काम तरजीह बुनियादों पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जुलाई 2025 हुक्मनामे में गेस्ट हाउसेस की रिजर्वेशन के लिए नई पॉलिसी जारी की गई। नई पॉलिसी में जजों और उनके ख़ानदानों को रिहाइश में तरजीह दी जाएगी। प्राइवेट लोगों के दौरों के लिए की क़याम की मुद्दत को 4 दिन तक महदूद किया गया है। गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से भी पॉलिसी दी गई है। इसी तरीके से रिटायर्ड जजेस के हवाले से भी पॉलिसीज़ दी गई हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूदा हमारा निज़ाम वो ये बता रहा है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी कोई कार्रवाई करते हैं तो वो तमाम की तमाम जो कार्रवाई है वो अब नज़र आती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को देख रहा है। अच्छा जी, अब सबसे बड़ी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। या जस्टिस सरफराज डोगर जब से ट्रांसफ़र होके आए उसके बाद पहली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तब्दीली देखने को मिली है। स्पेशल बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं जो फ़ाइनेंशियल मामलात को, टैक्स से मुतल्लिक मामलात और फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनको देखेंगे। स्पेशल बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी से जारी अलग अलग नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान का बेंच कमर्शियल केसेस सुनेगा। कमर्शियल केसेस जितने भी हैं वो तमाम के तमाम 2 रुकनी बेंच सुनेगा, वो बाबर सत्तार और सरदार इजाज़ इसहाक़ खान का होगा। लार्जर बेंच कंपनीज एक्ट के तहत केसेस की समाअत करेगा। जो कंपनियों के मुकदमात होंगे 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ होंगे। मतलब यह है कि पहली दफ़ा एक लार्जर बेंच बना है जो कंपनीज के केसेस को सुनेगा और उसमें सरफराज डोगर के साथ मोहसिन अख्तर कियानी बैठेगा और समन रिफत इम्तियाज़ वो समाअतें भी सुनने वाली होंगी, बड़ी दिलचस्प होंगी। तालीमी इदारों से मुतल्लिक़ केसेस की समाअत अरबाब ताहिर करेंगे। एक स्पेशल बेंच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस के तहत दायर केसेस को सुनेगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ उन बेंचेस का हिस्सा होंगे। ये नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं और इनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो जजेज़ हैं जिन्होंने तगड़े तरीके से स्टैंड लिया, अब उनको कहीं ना कहीं सियासी मुकदमात में 199 के तहत जो रिट पिटीशन हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, अब उसमें तो वो नहीं बेंच का हिस्सा बन सकते, वो इन मुकदमात को तो नहीं सुन सकते, लेकिन उनको फाइनेंशियल जो मामलात हैं, टैक्स के मामलात हैं, कंपनीज़ के मामलात हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये उन मुकदमात में भी सरकार को वो उनका करेंगे, उनका बंदोबस्त करेंगे कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी और मज़ा आएगा इन मुकदमात की समाअत को सुन के। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।